हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट 20 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर है किरण पब्लिकेशन का 2008 से लेकर 2022 तक का। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 1757 में भारत में किस युद्ध में अंग्रेजों की जीत को उनकी पहली बड़ी जीत माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लासी का युद्ध। प्लासी की लड़ाई 1757 में पश्चिम बंगाल के प्लासी क्षेत्र में भागीरथी नदी के पूर्व में लड़ी गई थी। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा पादप कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है जो डैश कहलाता है। क्या कहलाता है ये कहलाता है कोशिका द्रव्य। अगला है खेल के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2020 किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा MC मैरी कॉम। अगला प्रश्न है कि चीन में संपन्न 19वें एशियाई खेलों का आधिकारिक शुभंकर क्या था? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? 3 रोबोट। अगला दुबई में आयोजित छठे कतर इंटरनेशनल कप की भारोत्तोलन स्पर्धा है। इसका करेक्ट आंसर होगा मीराबाई चानू। अगला प्रश्न है कि मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी की स्थापना कहाँ हुई? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बॉम्बे। क्या? बॉम्बे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राचीन भारत में कुत्तों के पालन का प्रमाण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुर्ज होम। क्या? बुर्ज होम। बुर्ज होम नामक पुरातात्विक स्थल भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की कश्मीर घाटी में स्थित है। पुरातात्विक खुदाई से 3000 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व के बीच क्या है? ईसा पूर्व के बीच सांस्कृतिक महत्व के 4 चरणों का पता चला है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस श्रेणी के बैंकों में आते हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा वाणिज्यिक बैंक। अगला प्रश्न है कि रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो रोवर्स कप जो है ये संबंधित है किससे? कलकत्ता से। रोवर्स कप किसके द्वारा? यहाँ पे रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पे कलकत्ता लिखा हुआ है। 1 मिनट देख लेते हैं। यहाँ पे कोलकाता है ना, यहाँ पे फुटबॉल लिख लीजिए। कोलकाता की जगह पे क्या लिख लीजिए? फुटबॉल। रोवर्स कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। यहाँ पे ऑप्शन ही गलत दे दिया है ये। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फुटबॉल। आप लगा लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा फुटबॉल से। ठीक है। अगला है कि हिमालय पर्वत की निम्नलिखित कौन सी चोटी भारत में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंचनजंगा। क्या? कंचनजंगा सिक्किम भारत में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में शामिल नहीं था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोहा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय समाज कल्याण के संस्थापक अध्यक्ष थे या थी? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? दुर्गाबाई देशमुख। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूह का लाभ नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऋण पर ब्याज दर नहीं। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन होते हैं? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? भारत के प्रधानमंत्री। अगला हरियाणा में न्याय के लिए संघर्ष न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया किसने किया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा चौधरी देवीलाल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निम्नीकरण का कारण बनता है? तो इसका सही उत्तर होगा अत्यधिक चढ़ाई। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है किसी अर्थव्यवस्था के आकार का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। अगला प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बजट अगले वित्तीय वर्ष के लिए तैयार किया जाता है जो डैश होता है। क्या होता है ये होता है अप्रैल से मार्च तक। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है जुलाई 2020 में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा इंद्रमणि पांडे। अगला प्रश्न पे चलिए, प्रश्न कह रहा है यहाँ कि संविधान में किसी भी संशोधन के लिए संसद द्वारा कितने बहुमत की आवश्यकता
होती है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 2/3। अगला प्रश्न पे चले। इससे पहले बता दें कि संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 संविधान और इसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है। इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है तो चंबल यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है। अगला प्रश्न है कि जायद मौसम के दौरान कौन सी फसल उगाई जाती है, तो ये उगाई जाती है खीरा, ककड़ी वगैरह। ठीक है। अगला, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष में आरंभ की गई थी, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 2016। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि अवध से सहायक गठबंधन किस वर्ष में हटाया गया था, तो इसका सही विकल्प क्या होगा 1856। क्या 1856 में हटाया गया था। अगला प्रश्न पे चल लीजिए। कर खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता निम्नलिखित में से कौन होता है, तो इसका सही उत्तर होगा टिड्डी। क्या होता है प्राथमिक उपभोक्ता? टिड्डी होता है। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण काल स्थल है। नवपाषाण काल स्थल कौन सा है, तो कोल्डिहवा है। क्या है? कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश का एक पुरातात्विक स्थल है महागढ़ा के साथ। यह उत्तर प्रदेश के कुछ नवपाषाण स्थलों में से एक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक लोक संगीतमय उपकरण है जिसे पंजाब में भांगड़ा के दौरान बजाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा तुब्बी। क्या होता है? तुब्बी। अगला प्रश्न है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस हैं? इसका सही उत्तर होगा 9 रस है। कितने रस है? 9 रस। अब इसको कैसे पढ़िएगा, जैसे रस अभिनय भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक अभिन्न अंग है। 9 प्रकार के रस है जिन्हें नवरस के रूप में जाना जाता है, जिसमें अद्भुत यानी कि आश्चर्य भी शामिल है, शांति है, भय है, हास्य है, करुण है, शोक है, वीर है, रौद्र है और विभत्स है यानी कि घृणा भी है। अगला है कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 2005 में। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट द्रोण नामक पुस्तक इनमें से किस कोच पर आधारित है, तो इसका सही विकल्प क्या होगा वासुदेव जगन्नाथ परांजपे। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला राजस्थान में स्थित नहीं है, तो राजस्थान में स्थित कौन नहीं है? चुनार का किला। कौन? चुनार लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये बुनार मत पढ़ लीजिएगा। ये क्या है? चुनार का किला है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में चुनार का किला है। इसकी स्थापना उज्जैन के राजा महाराजा विक्रमादित्य ने अपने भाई राजा भरथड़ी के ठहरने के सम्मान में की थी। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि 1191 में अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गोरी को किसने हराया था, लेकिन 1192 में उससे हार गए थे, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आइए इसको लगाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलिए, इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लीजिए। जैसे तराइन की पहली लड़ाई 1151 में मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में एक तुर्की जनजाति क्या है घुड़ीद और पृथ्वीराज तृतीय और उसके सहयोगियों के नेतृत्व में राजपूतों के बीच लड़ी गई थी। पहली लड़ाई में पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से हरा दिया था, जबकि 1192 में मोहम्मद गोरी ने तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को हराया। अगला है कि असम में मध्यम जनसंख्या घनत्व के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा प्रचुर मात्रा में वर्षा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मीठे पानी का स्रोत नहीं है, तो मीठे पानी का स्रोत कौन सा नहीं है, तो महासागर खारे पानी का स्रोत है, समुद्री पानी है ये। अगला, शिशु मृत्यु दर को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है, किस प्रकार, विकल्प लगाइए। प्रत्येक 50 व्यक्तियों पर एक वर्ष से कम आयु के बच्चे की मृत्यु, यानी कि विकल्प इसका कौन सा, विकल्प इसका 2। अगला प्रश्न पे चले, यहाँ पे 1000 होना चाहिए, विकल्प 3 लगाइए। ठीक है, क्योंकि देखिए शिशु मृत्यु दर 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के प्रति 1000 जीवित जन्म पर होने वाली मौतों की संख्या होता है। ठीक है, तो हर 1000 बच्चों पर जो है ये लागू होगा। ठीक है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, 3 नंबर वाला होगा, 2 नंबर वाला नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि गोदावरी नदी की अनुमानित लंबाई कितनी है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 1500 किलोमीटर। 36 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर की में विकल्प 3 लगा लीजिएगा, उसे सुधार कर लीजिएगा क्योंकि बुक में थोड़ा सा एरर है।
अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो योशांग और ओशांग। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सरकार की समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता। तो सरकार की समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन नहीं आता है, नहीं आता है सिंचाई। कौन नहीं आता है, सिंचाई। अगला प्रश्न है कि अधिक तापमान के लिए सोलर कुकर में सूर्य की किरणों को केंद्रित करने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा दर्पण का। किसका, दर्पण का। अगला प्रश्न है कि वैष्णव कवि सिद्धेंद्र योगी ने किस संस्कृत की रचना की थी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कुचिपुड़ी। अगला है कि संसद के समक्ष भारत का वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है। तो इसका सही उत्तर होगा वित्त मंत्री। क्या, वित्त मंत्री। अगला है कि ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड, विकल्प 4। अगला है कि भारत सरकार कितनी रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। तो इसका सही विकल्प होगा 6। कितने, 6 फसल के लिए। अगला प्रश्न पे चल ले। प्रश्न कह रहा है कि 1651 में किस नदी के किनारे इंग्लैंड की पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी। बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा हुगली। क्या होगा, हुगली नदी। अगला प्रश्न पे चले। प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन कला के क्षेत्र से जुड़ा है। कला के क्षेत्र से कौन जुड़ा है, तो मनोहर देवदास। मनोहर देवदास को वर्ष 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इन्हें प्यार से मानो के नाम से जाना जाता है। एक वैज्ञानिक, लेखक, कलाकार, एक विश्रामहीन बुद्धिमत्ता और विशद कल्पना के धनी व्यक्ति के साथ वे एक नव परिवर्तन है। अगला प्रश्न पे चल ले। कह रहा है कि जीवाणु के कारण मनुष्यों और मवेशियों में होने वाली खतरनाक बीमारी को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा एंथ्रेक्स। क्या, एंथ्रेक्स। अगला, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र का पद्म भूषण 2020 किसे प्रदान किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा मनोज दास। क्या, मनोज दास को। अगला प्रश्न पे चल ले। प्रश्न क्या कह रहा है कि दंती दुर्ग किस वंश के संस्थापक थे। तो दंती दुर्ग जो थे ये थे राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक। दंती दुर्ग 735 से 756 क्या सी यानी कि ईसा पूर्व, ठीक है, ईस्वी होना चाहिए ना, जिसे दंती वर्मन या दंती दुर्ग द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, मानिखेत के राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक थे। अगला है कि तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। ये कहलाती है क्या, कताई। क्या कहलाती है, कताई कहलाती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कह रहा निम्नांकित में कौन सा वेन आरेख दिए गए वर्गों का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। तो देखिए यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा घर हो गया, इसमें खिड़की डाल दीजिए, इसमें दरवाज़ा डाल दीजिए। विकल्प 1 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि दी गई 4 आकृतियों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है। उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। देखिए आकृति सी को छोड़कर, किसको, इस वाले को छोड़ दीजिएगा, तो अन्य सभी आकृति में घड़ी की 2 सुइयां समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। लगभग इसमें भी, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें 90 डिग्री की कोण नहीं बनाती, इसलिए ये क्या हो गया, भिन्न। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प 1। अगला प्रश्न है कि यदि दी गई आकृति को मोड़ कर एक पासा बनाया जाता है तो 3 बिंदु वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कितनी बिंदुएं होंगी। 3 वाले के विपरीत पूछा है। हम आपको हर बार कहते हैं कि जब खुला पासा दे तो 1 छोड़कर काउंट कीजिए। तो 4 के विपरीत 5, 2 के विपरीत 1 और 6 के विपरीत 3। तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 6 के विपरीत कौन हो जाएगा, यानी 3 के विपरीत 6 हो जाएगा, विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। अब ध्यानपूर्वक अगर आप देखें तो इसका सही विकल्प आप आसानी से लगा पाएंगे। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प 1 हो जाएगा। ध्यानपूर्वक कीजिए इस प्रश्न को। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तृतीय आकृति से वही संबंध है जो द्वितीय आकृति का प्रथम आकृति से है। अब यहाँ देखने योग्य बात है कि पहली आकृति से दूसरी आकृति में एक कोण जुड़ा, क्या जुड़ा, एक कोण जुड़ा, और तथा ऊर्ध्वाधर रेखाखंड क्षैतिज हो जाता है। ये जो ऐसे वाला रेखाखंड है ये क्षैतिज हो जा रहा है ना।
तो अब उसी प्रकार तीसरी आकृति से उत्तर आकृति में एक रेखाखंड जुड़ेगा तथा क्षैतिज रेखाखंड क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर हो जाएगा। यानी मेरा कहने का मतलब ये होगा इसमें कि एक जुड़ेगा तो ये ऐसा बनेगा और ये वाला जो ऐसे जा रहा है इसमें ऐसे जा रहा है, ये ऐसे बन जाएगा, यानी विकल्प इसका एक सही हो जाएगा। अगला है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तृतीय आकृति से वही संबंध है जो द्वितीय आकृति का प्रथम आकृति से संबंध है। अब ध्यान देने योग्य बातें हैं, देखिए इसमें जो है क्षैतिज, ये इसमें ऊर्ध्वाधर हो गया, तो हम इसमें क्या कर देंगे, एक चिपका के और इसे क्या कर देंगे, ऐसे ही क्षैतिज कर देंगे, यानी विकल्प इसका एक सही हो जाएगा। आगे की ओर चले अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक कूट भाषा में स्केल को 1351 219 के रूप में लिखा जाता है, तो लार्ज को उसी भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। अब आइए इसको सर्वप्रथम यहाँ पे शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखेंगे और अक्षरों की संख्या लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे एस है और उसके बाद क्या है CALE। अब जैसे ABCD पढ़ते हैं तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, स्केल में A आएगा, उसके बाद C आएगा, उसके बाद E आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद L, उसके बाद क्या आएगा, S आएगा। सेम इसी प्रकार से आप क्या कर लीजिएगा, A का स्थानीय मान 1, C का स्थानीय मान 3, E का स्थानीय मान 5, L का 12 और S का कितना होता है 19 लिख लीजिए। समझ में आ गया होगा। अब देखिए लार्ज का कीजिए, L है, A है, R है, G है और क्या है, E है। देखिए अब इसको व्यवस्थित कीजिएगा ABCD वाले फॉर्म में, तो पहले आएगा A, उसके बाद आएगा E, उसके बाद आएगा G, उसके बाद L, उसके बाद क्या आएगा R। सभी का स्थानीय मान लिख लीजिए, उत्तर आ जाएंगे। सभी का स्थानीय मान क्या कर लीजिए, लिख लीजिए, उत्तर आ जाएंगे आपको उत्तर मिल जाएगा, यानी विकल्प एक सही। अगला प्रश्न है कि रोहन ने कुछ राशि साधारण ब्याज पर बैंक में जमा किया। चौथे वर्ष में उसकी जमा राशि और ब्याज के योग 910 रुपये की तुलना में पाँचवें वर्ष उसकी जमा राशि और ब्याज का योग 925 रुपये है। शुरू में उसकी मूल जमा राशि रुपए में क्या थी, यही तो आपसे पूछा है। तो एक वर्ष के लिए ब्याज कितना हो जाएगा 925 और माइनस क्या कर लीजिएगा 910, कितने जाएंगे, आ जाएंगे 15। अब 4 वर्षों के लिए ब्याज कीजिएगा तो 15 गुने 4 कीजिएगा यानी कि 60, कितने आएंगे 60। अब देखिए मूलधन निकालिएगा तो 910 माइनस 60 कर लीजिए 850 आएंगे, कहाँ उत्तर विकल्प 4। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आगे वाले स्थान पर आएगी। आगे वाले स्थान पे देखिए यहाँ पे पहले ही तो ये ऐसे हुआ, अगले में ये थोड़ा जाके ऐसे एक में बढ़ा। अब देखिए आगे की ओर चलिए, अब देखिए यहाँ पे तो ऐसे है, यहाँ पे ऐसे, लेकिन अब इसमें बढ़ गया, फिर यहाँ पे ऐसे आया तो क्या हुआ कि इसमें यहाँ पे नीचे की ओर इसमें बढ़ा और इसमें आगे जाके बढ़ गया। मतलब हर एक स्टेप आगे छोड़ छोड़ के ये क्या हो रहा है, घूमते जा रहा है। क्या होते जा रहा है, घूमते जा रहा है। तो अगला विकल्प इसका क्या होना चाहिए, अगला विकल्प इसका 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3 होना। देखिए इसमें एक लाइन बढ़ा, इसमें एक और लाइन बढ़ गया, इसमें तो कितने बढ़ गया 3 लाइन, इसमें कितने लाइन बढ़ा 3 लाइन, अगले में 4 लाइन बढ़ जाएंगे, यानी विकल्प 3। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा व्यनारेख दिए गए वर्गों का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। पिता है, सर्जन है और पुरुष है। देखिए तो ये पिता हो गए, ये पुरुष हो गए और ये दोनों सर्जन भी हो सकते हैं या नहीं हो सकते, यानी विकल्प इसका 2 लगा है। कोई गलती होगा क्या हमसे, बिल्कुल नहीं, ना ही आपसे भी होगा। अगला, यदि दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए। इस दर्पण को देख लीजिए और इधर रखिएगा, इस दर्पण को बनेगा कैसे, ऐसे वाला बन जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे, ठीक है, ऐसे करके, और इसमें एक सर्किल बनेगा जो यहाँ वाला डार्क हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरे बातों को। चलिए आइए यहाँ पे लगा लीजिए विकल्प 1 सही। आगे की ओर चले, प्रश्न कह रहा है कि उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित संख्या युग्म की संख्याओं के बीच है। यहाँ पे 22 है और 1 है, 22 है और क्या है 1 है। देखिए 22 को अलग अलग पार्ट में इसको क्या कर दीजिए, भागा लगा दीजिए। जैसे देखिए 1 2 को ऊपर और 1 2 को नीचे काट दीजिए, 1 मिल जाएंगे। सेम उसी प्रकार से अगर हम विकल्प बी को ले 9/3 करेंगे तो 3 प्राप्त होगा, यानी विकल्प 2 सही। आगे चलते हैं,
करा दी गई 4 आकृतियों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत का चयन कीजिए। उस असंगत का क्या कर लीजिए, आप चयन कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा इसमें तो आपको पता चलेगा। जैसे आकृति डी को देखिए, किसको, डी को, क्या है, अंडाकार आकृति है, वेलन, वृत्त और गोले की सतह वृत्ताकार होती है। क्या होती है, वृत्ताकार, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, विकल्प जो है भिन्न हो जाएगा, ये अंडाकार होने की वजह से, यानी विकल्प एक सही। अब कह रहा उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान को प्रस्थापित करेगी और पैटर्न को पूरा करेगा। देखिए इस वाले प्रश्न को ध्यानपूर्वक और उत्तर लगाइए विकल्प 3। ध्यान से देखिएगा तभी लगेगा, ये नहीं तो गलती हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत विकल्प का चयन कीजिए। कह रहा साझे, सहोदर यानी कि सबलिंग, भतीजा या भांजा यानी नेफ्यू, भाई और कजन। अब इसमें कौन भिन्न है आपको यही बताना है, तो इसमें भतीजा या भांजा ये क्या है, भिन्न है, क्योंकि भतीजा भांजा को छोड़कर अन्य 3 एक ही पीढ़ी से संबंधित है, लेकिन भतीजा भांजा अगली पीढ़ी से संबद्ध है। अगला है कि निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन 2 को परस्पर प्रस्थापित किया जाना चाहिए, तो इसमें आप प्रस्थापित कर दीजिए 6 और 9 को, 7 बराबर 7 आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है कि उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में अगली आएगी। अब देखिए अगला कौन सा आएगा, आपसे यही तो पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक अगली आकृति में त्रिभुज छायांकित भाग वामावर्त दिशा में, जो ये कलर वाला भाग आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना, ये नीचे कलर, ये नीचे कलर, यहाँ पे ऐसे ऐसे कलर वाला भाग, ये क्या ही हो रहा है इसमें हो ये रहा है कि वामावर्त दिशा में आगे की खंड की ओर बढ़ रहा है, जबकि वृत्त के बाहर स्थित छायांकित भाग विपरीत कोने में चला जाता है। वृत्त के बाहर भी एक छायांकित भाग है, ये थोड़ा कम दिख रहा है यहाँ, इस पे देखिए, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी है। जहाँ जहाँ हम डॉट डाले हैं ना वहीं पे ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या हो रहा है, तो इसका विकल्प जो है 3 हो जाएगा, सेम इसी फॉर्मेशन में। अगला प्रश्न है कि विंडो कंप्यूटर से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार एंड्रॉयड डैश से संबंधित होगा, तो एंड्रॉयड मोबाइल से संबंधित होगा, मोबाइल एंड्रॉयड ही होता है। अगला, यदि दर्पण को दी गई आकृति के बाईं ओर रखा जाए तो दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन कर लीजिए। अब इधर रखिएगा ऐसे, तो ये जो ऐसे वाला फिगर बनेगा, ठीक है, और इसमें जो ये एरो है, एरो ऐसे इधर की ओर होगा, ये ऐसे, और ये जो उल्टा एक दिख रहा है ना, ये सीधा वाला एक हो जाएगा, यानी कि इसका सही विकल्प क्या होगा, विकल्प हो जाएगा 3। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न पे कह रहा है उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्या के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित दिए गए समुच्चय की संख्याओं के बीच में है। अब देखिए इस पे ध्यान दीजिए, 70 नंबर वाले क्वेश्चन पे यहाँ पे 2 गुणे 14 करा दीजिएगा तो आपको 28 मिल गए क्या। सेम उसी प्रकार से कर दीजिए, कौन से विकल्प 2 में, विकल्प 2 में करा दीजिए, ठीक है। तो 8 गुणे 7 कीजिएगा, 56 बीच वाला मिल गया। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान को प्रस्थापित करेगी और पैटर्न को पूरा करेगी। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पे, तो इसका सही उत्तर आ जाएंगे विकल्प 2। क्या, विकल्प 2। अगला प्रश्न पे चल ले, करा निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या प्रस्थापित करेगी। ध्यान दीजिएगा तो यहाँ देखिए इसमें का अंतर निकालिए, -14 सभी में -14 का डिफरेंस आपको मिलेंगे। कितने का डिफरेंस मिलेंगे, -14 का। अब देखिए अगले स्टेप पे, और चलना कैसे है, एक चीज़ तो हम छोड़ ही दिए, यहाँ पे चलना अल्टरनेट था, हम यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ कर दिए। जैसे यहाँ से यहाँ का डिफरेंस लीजिए, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ का, यहाँ से यहाँ 14 का डिफरेंस लगा दीजिए, -14 का, तो 56 मिल जाएंगे, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलिए, कह रहा एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियाँ दर्शाई गई है, उस प्रतीक का चयन कीजिए जो दर्शाने वाली फलक के विपरीत फलक पर होगी। अब विपरीत फलक पे कौन सा होगा, ये जो है ना ऐसे वाले जो दर्शा रहा है, इस वाले आई जैसा जो है ना, इसके विपरीत दर्शाने वाली फलक, यानी कि इसके विपरीत पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे कॉमन को छाट लीजिए। किसको छाट लीजिएगा, तो कॉमन को हम यहाँ पे छाटने का काम करेंगे। जैसे देखिए हम कौन सा पासा ले ले जो हमें छाटने में मदद करेगा। जैसे हम इसको लेते हैं, इसको लेंगे तो यहाँ पे तो हमको आई दर्शाने, ये जो है पूर्ण विराम जैसा, इसको दर्शाने का तो काम होगा नहीं, क्योंकि कटेगा तो आएगा कुछ और ही। चलिए इसका करते हैं, इसको क्या करने लग जाते हैं हम लोग। जैसे देखिए आइए करते हैं,
अब इसमें हम कॉमन किसको कर ले, इसमें इसी को कॉमन कर लेते हैं। किसको कॉमन कर लेते हैं, इस दोनों को, पूर्ण विराम को ही, और एंटी क्लॉकवाइज दोनों में चल लेते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा, हैच आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, परसेंटेज, यहाँ पे आई है, फिर देखिए उसके बाद @ उसके बाद क्या है, डॉलर का साइन है। किसका साइन है, डॉलर का साइन है। अब देखिए इसमें देखिए परसेंटेज का विपरीत कौन सा हो गया, परसेंटेज का तो ये हो गया। ठीक है, डॉलर, हैच का क्या होगा, @ लेकिन देखिए डॉलर हैच सब क्लियर हो गया, लेकिन ये जो आई कॉमन वाला है, कौन नहीं है इसमें, तो विकल्प 4 नहीं है, तो विकल्प 4 हो जाएगा। ऐसे भी बना सकते हैं। अगला है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। इस आकृति को देखिए और ये कौन से वाले में आकृति अंतर्निहित है, ध्यान दे लीजिए। तो विकल्प 1 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प 1 क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या प्रस्थापित करेगी। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए। जैसे हम ये यहाँ से शुरू से लेके चले, यहाँ से देखिए 10 है, ये 10 है ना, इस 10 को 10 में से -1 का हम क्या कर लेंगे, क्यूब कर लेंगे, यानी 9 ही रह जाएगा। फिर इधर से आगे बढ़ते चलेंगे, जैसे 8 18 है ना, -2 कर दीजिए और इसका क्यूब कर दीजिए, क्या हो जाएंगे, 10 आ जाएंगे। 10 आ जाएंगे, क्या 10 आ जाएंगे। ऐसे ही करके आगे जब बढ़िएगा तो आपको अंततः क्या मिलेगा, अंततः मिलेगा 450 में माइनस करना है कितने का, 6 का क्यूब का, तो आ कितने जाएंगे आपसे, 234 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 234, विकल्प 2 सही। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि ए एक कार्य के आधे भाग को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। उन दोनों में एक साथ मिलकर 10 दिनों तक कार्य किया और शेष कार्य को अकेले सी ने 5 दिनों में पूरा किया। ए, बी और सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसे कैसे करेंगे, ए, बी और सी, ठीक है, ये कितने दिनों में करता है, ए बी सी। ऐसे नहीं, पहले इसका निकाल लेते हैं। पहले क्या कार्य निकालते हैं, जैसे ए द्वारा कार्य पूरा करने में लगा समय निकालेंगे। ए द्वारा कितना हो जाएगा, 2 × 10 यानी 20 दिन। क्लियर है। अब देखिए बी द्वारा कार्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 दिन, तो ये लेता ही है। देखिए अब a प्लस बी द्वारा 10 दिन का किया गया काम निकालेंगे, a प्लस बी का, तो कितना हो जाएगा, 10 × 1/20, ये 20 है, अपने तरफ से समझ लीजिएगा इस 20 को, और प्लस 1/25, इसका एलसीएम कीजिए तो 100, और 20 पंजे 100, और यहाँ पे 20 चौके 100। ठीक है, सॉरी 20 चौके कह रहे हैं, मेरा ही गलती है, मेरा ही फॉल्ट है, 25 चौके 100, 25 था ना। अब अगले स्टेप पे चल लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको अच्छे से समझा देते हैं। जैसे देखिए 10 है इंटू क्या था, कार्य निकाल रहे थे ए प्लस बी का 10 दिन का कार्य, तो 1/20 प्लस 1/25 था ना। अब देखिए इसका एलसीएम कीजिएगा तो 100 आएंगे ना, 20 पंजे 100 और 25 चौके 100, टोटल कितना, 9 आपको कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। तो शेष कार्य 1 - 9/10 यानी कि 1/10 आएंगे ना। आप प्रश्न से सी का कार्य निकालिएगा तो 5 × 10 कीजिएगा ना, तो 50 दिन आ जाएंगे। अब चलिए यहाँ से ए कीजिए, क्या कीजिए, ए, बी और सी। ठीक है, ए कितने 20 दिन में, ये 25 दिन में, और ये सी कितने दिन में, 50 दिन में। सभी का एलसीएम कीजिएगा 100। ठीक है, ये 5, 20 पंजे 100, 25 चौके 100 और 50 दूना 100। ठीक है, अब ए प्लस बी प्लस सी का पूरा ए प्लस बी प्लस सी द्वारा कार्य करने में लगा समय निकालिएगा, तो 100 क्या निकाल लीजिएगा, 100 क्या था, ये करता था 5 दिन में, ये करता था 4 दिन में, ये करता था 2 दिन में, यानी टोटल 100 कितना 11, यानी यहाँ कितने जाएंगे, 9.1/11। ठीक है, अगला प्रश्न पे चले। कह रहा है कि 2 वस्तुओं को 780 रुपये में बेचने पर, 2 वस्तुओं को 780 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है। लाभ प्रतिशत आपसे पूछा है, तो यहाँ पे लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा ना, क्रय मूल्य, और 4 गुने क्या होगा, इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। जैसे 4 गुने क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। अब देखिए 2 × 780 माइनस क्या कर लीजिए 2, और गुने क्या, सीपी। ठीक है,
CP। अब देखिए CP निकालना है, अब CP क्या करना है, निकालना है। तो हम क्या कर लेंगे, पहले यहाँ पे इसको सॉल्व कर ले, तो 6 गुणे CP और बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे 780। ठीक है 780। अब CP बराबर हमको निकालना है, तो 2 गुणे 780 बटा 6 काटिएगा तो 260 आएंगे, क्या आएंगे 260। अब लाभ प्रतिशत निकालिए, तो 780 माइनस 260 और बटा में क्या हो जाएगा 260 और गुणे 100। ठीक है, यानी कि 520 बटा 260 और गुणे 100, काट पीट मचा दीजिए, उत्तर आ जाएंगे 200%। ये 2 मतलब में जाएगा। ठीक है, तो 200% कहाँ पे है, विकल्प 1 सही। विकल्प 1 क्या हो जाएगा, परम सत उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक पंखे का अधिकतम मूल्य अंकित मूल्य 1680 रुपये है तथा इसे 1596 रुपये में बेचा जाता है। दिए गए छूट का प्रतिशत ज्ञात कर लीजिए। तो पंखे का अंकित मूल्य कितना है, 1680 रुपये है। ठीक है, अब देखिए पंखे का विक्रय मूल्य कितना है, पंखे का विक्रय मूल्य है 1596। ठीक है, तो 1680 माइनस कितना कर लीजिएगा, 1596 कर लीजिएगा और बटा में 1680 गुने 100 कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अगले स्टेप पे चलिएगा, घटा के बनाइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 84, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे 15 ही लिख रहे हैं हम, तो 84 गुने क्या हो जाएगा 100 और बटा 1680, काट दीजिए 5%, उत्तर आ जाएंगे जो विकल्प 1 में है। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि 8 मीटर गुने 6 मीटर गुने 22.5 सेंटीमीटर की दीवार बनाने के लिए 32 सेंटीमीटर गुने 11.25 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर के माप वाली कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। अब देखिए ईंटों की संख्या बराबर क्या होगा, दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन। अब इसे निकाल लीजिए, तो 8 गुने 100, ठीक है, गुणे 6 गुणे 100 और गुणे 22.5। ठीक है, और बटा कर दीजिए कितना से, 32 गुने 11.25 और गुणे 6। ठीक है, काट पीट मचाइएगा 5000 उत्तर आएंगे जो विकल्प 1 में निहित है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि उस धनराशि के लिए ब्याज दर ज्ञात कीजिए जो 3 वर्षों में स्वयं की 1.728 गुनी हो जाती है यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि रूप से होती है। अब देखिए इस प्रश्न पे, तो ए बराबर, ये तो हर रोज ऐसा क्वेश्चन होता है ना, ए बराबर P × 1 प्लस R बटा 100 वाले फार्मूला पे पुट आउट कीजिए और निकाल दीजिए। तो इसे कैसे कीजिएगा, 1.728 और बराबर में यहाँ पे P और बराबर में क्या P × 1 प्लस R बटा 100 का पावर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो 1.728 बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस R बटा 100 और इसका पावर क्या हो जाएगा 3। अगले स्टेप पे ले चलते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे कीजिएगा दशमलव हटा के, तो 7 यहाँ दशमलव जो था इसको हटाना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1728 बटा 1000। ठीक है, 1000 होगा क्योंकि तीन के मतलब दशमलव कितने अंक के बाद था, 3 अंक के बीचों बीच था, है ना। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस R बटा 100 100 ही है और क्यूब। ठीक है, अब आगे चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12/10 का क्यूब, 12/10 का क्यूब बराबर 1 प्लस R बटा 100 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। अब अगले स्टेप पे लेके उसे उड़ा दीजिए, जैसे 1 प्लस R बटा 100, ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा 12/10, यानी कि R बराबर क्या आ जाएगा R बटा 100 बराबर क्या आएगा 12/10 माइनस 1, यानी कि R बटा क्या हो जाएगा 100 बराबर 12 माइनस क्या आएंगे 10/10। ये कैसे हुआ 10, देखिए ऊपर वाला जो है ना R बटा 100 बराबर 12/10 माइनस 1, इसका 10 का एलसीएम नीचे 10 और 12, 10 एक मतलब में तो 12, यहाँ पे 12 और यहाँ पे टोटल कितने 10 कीजिएगा तो क्या आएंगे R बराबर 2, यहाँ पे कीजिएगा तो क्या आएंगे R बराबर 2 गुने 10 यानी 20%। कहाँ पे है विकल्प 4। अगला प्रश्न है कि एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, ठीक है, तथा फिर 15% कम किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 अधिक है। मूल संख्या आपसे पूछा है, मान लीजिए मूल संख्या x है, क्या है x है, यानी कि x का कितना 20% का कितना 85% का कितना 85% और बराबर में x प्लस 64। ठीक है, x प्लस 64।
अब देखिए इसे कैसे लिखिएगा, x गुणे 120 बटा 100 गुणे कितना 85 बटा क्या 100, 85 बटा 100 और बराबर x प्लस कितना 64। ठीक है, अब चलिए x गुणे 6 बटा 5 और यहाँ पे गुणे 17 बटा क्या आ जाएंगे 20 आ जाएंगे, काट पीट में चाहिएगा तो, और फिर x प्लस इधर कितना 64। ठीक है 64। अब अगले स्टेप पे चलते हैं, तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे कितना x ऊपर ले लेते हैं 102x बटा 100 और बराबर में, सॉरी बराबर नहीं माइनस में, क्या माइनस x बराबर क्या हो जाएगा 64, यानी कि क्रॉस करा दीजिएगा तो क्या होंगे 100 क्रॉस नहीं 102x माइनस 10x और बराबर 64 गुणे क्या 10 सॉरी 100। आप देखिए यहाँ पे कीजिएगा तो क्या आ जाएंगे 2x बराबर कितना 64x और 64x गुणे 100। अब x बराबर निकाल लीजिए 64 बटा, यहाँ पे x बराबर निकालिएगा, x बराबर निकालिए, x बराबर तो क्या हो जाएंगे 64 गुणे 100 और बटा में क्या हो जाएगा 2, काटिए 32, 100 आ गए विकल्प 1। अगला है कि एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे का 65% है, इसके लंबे वाले विकर्ण को भुजा मानकर एक वर्ग बनाया जाता है, उस वर्ग के क्षेत्रफल का उस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात क्या होगा। तो आइए मान लीजिए कि समचतुर्भुज का विकर्ण x, तो यानी कि समचतुर्भुज का दूसरा विकर्ण क्या हो जाएगा x का 65%, यानी कि x गुणे 65 बटा 100। ठीक है, अब बराबर 65x बटा क्या आ जाएगा 100, यानी कि वर्ग की भुजा x, यानी कि वर्ग की भुजा क्या होगा x, तो वर्ग का क्षेत्रफल बटा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, x बराबर यानी कि x स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा हाफ गुणे x गुणे क्या हो जाएगा 65x बटा क्या 100। क्लियर है, अब इसे कीजिएगा तो 200 बटा 65 बराबर कितना आ जाएंगे 40 बटा 13। ठीक है, 40 पचे 200 और 13 पंजे 65, यानी 40:13 इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4। अगला है कि 1 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु वर्षों का अनुपात 4:3 था। ठीक है, अब से 3 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 6:5 हो जाएगा। अब से 8 वर्षों के बाद बी और ए की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा। देखिए मान लीजिए यहाँ पे कि ए की वर्तमान आयु x, बी की वर्तमान आयु y। ठीक है, तो x माइनस वाई बटा वाई x माइनस 1 बटा वाई माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 4/3, यानी कि 3x माइनस 3 बराबर 4y माइनस कितना 4, यानी कि 3x माइनस 4y बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1, यानी समीकरण 1 क्या समीकरण 1। अब अगले स्टेप पे चल लीजिए, जैसे कि x प्लस 3 बटा y प्लस 3 बराबर क्या आ जाएगा 6/5, यानी यहाँ क्रॉस कराइएगा तो 5x प्लस 15 बराबर 6y प्लस कितना 18, 6y प्लस कितना 18 हो जाएंगे। अब अगले स्टेप पे चल लें, आइए इसको यहाँ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 5x माइनस 6y बराबर 3, यानी समीकरण 1 ये वो उधर था जो हम पहले लिखा था, ये समीकरण 2 था। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को हल कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या लिखेंगे 9x माइनस 12y बराबर -3। अब अगले में क्या लिखेंगे, अगले में 10x माइनस 12y बराबर कितना 6। यहाँ क्या प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यानी 12y खत्म। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपको -x बराबर कितना -9, यानी माइनस से माइनस खत्म तो x बराबर 9 आ गया। अब समीकरण किसी में आप x का मान पुट आउट कर दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे y बराबर 7 मिल जाएगा। अब 8 वर्ष उसकी आयु का अनुपात निकालना है, 8 वर्ष उनकी आयु का अनुपात, तो b की आयु बटा क्या कर लीजिएगा a की आयु, यानी कि 7 + 8 और बटा में 9 + 8, यानी टोटल कितना हो जाएंगे 15/17।
15/17 है तो 15:17 इसका सही विकल्प होगा, विकल्प 2 सही, विकल्प 2 इसका परमसत उत्तर होगा। अगला है कि जब पूर्णांक n को 9 से भाग दिया जाता है तो शेष 4 है। शेष क्या होगा यदि 15n को 9 से भाग दिया जाए। अब मान लीजिए कि n बराबर 9k+4, क्लियर है। अब 15n बराबर क्या हो जाएगा, 15 × 9k+4, तो कितने जाएंगे, आ जाएंगे आपसे 135k+60। जब 15n को 9 से भाग दिया जाए तो शेष 60 में 9 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल 6 होगा, यानी विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि 4a² b² c² कॉमा 6a² b² c और 8a² यहाँ पे 6a² b³ है और 8a³ b² का महत्तम समावर्तक ज्ञात कर लीजिए। बहुत ही जानदार, लाजवाब, जिंदाबाद। देखिए 4a² b² c² कॉमा था ना, अब क्या था 6a² b³ है। अब अगला क्या है 8a² bc² है, यही है ना bc²। अब बराबर कीजिएगा तो 2a² bc आ जाएंगे। इसका मौसा चूंकि 4 और 6 तथा 8 का मौसा कितना होता है, 2 होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं a³ b² c² कॉमा a² b³ तथा क्या लिखेंगे a³ bc², यानी टोटल क्या हो जाएगा a² bc, a² क्या bc, विकल्प 2 लगा लीजिए, कोई गलती ना कीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति नाव से जलधारा के प्रवाह के विपरीत दिशा में 33 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है और जलधारा के प्रवाह की दिशा में 100 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। उसे स्थिर जल में 36 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय घंटों में लग जाएगा, आपसे यही तो पूछा है। तो उद्प्रवाह गति निकालिएगा तो 33/3 कीजिएगा, आएंगे कितना 11 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। अनुप्रवाह गति निकालिएगा तो 100/4 आएंगे कितना 25 किलोमीटर पर घंटा, है ना। स्थिर जल में नाव की गति कीजिएगा तो 11 + 25/2, यानी कितने जाएंगे 18 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। अब समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा क्या होता है, गति। समय बराबर दूरी बटा गति, तो 36/18 कर दीजिए, 2 घंटा आ गए, क्या विकल्प 2 लगाइए ना। अगला प्रश्न है, इसे आप खुद कीजिएगा, इसका उत्तर 2 आएंगे, ठीक है। सावधानी से कीजिएगा, कभी कभी इसमें लंबा समय लग जाता है और सेशन लंबा होने की वजह से ही हम इसे स्किप करके चल रहे हैं। अगला प्रश्न है कि डेविड को एक कार कितना में मिलता है, क्या, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,95,000 रुपए में बेचने पर 30% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वह इसे 40% के लाभ पर बेचने का इच्छुक हो तो कार का विक्रय मूल्य रुपए में कितना होना चाहिए। आइए इसे करते हैं। प्रश्न से चलिएगा तो कार का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100/100 + 30 और गुणे 1,95,000, ठीक है। अब देखिए 100/130, 30% का लाभ तो 130, स्टेप बाय स्टेप चलिए। अब यहाँ पे गुणे 195 करें, 1,95,000, ठीक है। अब इसे काट पीट में चाहिएगा तो आ जाएंगे यहाँ पे 15, 1,50,000 रुपये आएंगे, जो 40% के लाभ के लिए कार का विक्रय मूल्य। आइए यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, है ना, 10,000 और ये लाख, ठीक है। 1,50,000 का आप 140% ना, 140/100 से, ठीक है। 100 काट पीट में चाहिए 2 लाख, 2 लाख कितना आ जाएंगे 10,000, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या आएंगे, काटपीट में जाने के बाद 2,10,000। आगे की ओर चलते हैं, कह रहा है पी, क्यू तथा आर का औसत वजन 49 किलोग्राम है, ठीक है। यदि पी तथा क्यू का औसत वजन 55 किलोग्राम है तथा क्यू तथा आर का औसत वजन 58 किलोग्राम है, तो क्यू का वजन पूछ लिया है। अब देखिए
पी क्यू तथा आर का कुल वजन कीजिएगा तो कितना कीजिएगा, 49 गुणे 3 कीजिएगा यानी 177 किलोग्राम। ठीक है, क्यू तथा आर का कुल वजन कीजिएगा तो कितना कीजिएगा, 58 गुणे 2 यानी कि कितना, 116 ग्राम। ठीक है, 116 किलोग्राम। ठीक है, पी का वजन निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, 177 माइनस 116 यानी कितना, एक आ जाएगा 61 किलोग्राम पी का वजन। पी तथा क्यू का कुल वजन निकाल लीजिए तो अगले स्टेप पे क्या हो जाएगा, 2 गुणे 55 बराबर क्या, 110 किलोग्राम। अब क्यू का वजन निकालना है तो 110 माइनस 61 कर लीजिए, 49 किलोग्राम। ठीक है, कितना आ जाएंगे, 49 किलोग्राम यानी विकल्प 3 सही। अगला प्रश्न है कि एक धनराशि, क्या एक धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 13,920 रुपये हो जाती है, यही धनराशि उसी साधारण ब्याज की दर पर 9 वर्षों में कितने रुपए हो जाएगी। अब मान लीजिए धनराशि पी रुपए, यानी कि हम करेंगे p प्लस 9 गुणे 5 और बटा में क्या कर लेंगे 100 बराबर में कितना, बराबर में 13,920। क्लियर। अब चलिए कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 100p, ठीक है, 100p प्लस 45p और बराबर में 13,920 गुने 100, ये वाला 100 इधर में गुना और इधर ये। अब आगे चल रहे हैं अगले स्टेप पे मेरे दोस्त, तो ये कितना 145p बराबर कितना 13,920 गुने 100। क्लियर है, समझ रहे हैं मेरे बातों को। अगले स्टेप पे ले चलिए और इसको ख़त्म कर दीजिए। जैसे p बराबर क्या हो जाएगा 13,920 गुने 100 और बटा 145, काट पीट में चाहिएगा 9600 रुपये आएंगे। कितने आएंगे, 9600 रुपये। अब एक स्टेप करना है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 यानी 9600 तो इसका मूलधन हुआ, दर कितना 9, समय कितना 9, ठीक है 9। अब देखिए बटा 100 बराबर कितना आ जाएंगे, काट पीट में चाहिएगा तो 7776। अब 9600 में 7776 को ऐड कर दीजिए, उत्तर कितना आ जाएंगे 17,376, विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न है कि एक डैश एक वर्कशीट में एक पंक्ति और एक कॉलम का प्रतिच्छेदन है तो इसका सही विकल्प क्या होगा, सेल। अगला, आमतौर पर आने वाले ईमेल को स्टोर करने के लिए निम्न में से किस फोल्डर का उपयोग किया जाता है तो इसका सही उत्तर होगा इनबॉक्स। अगला है कि एमएस वर्ड में किसी तालिका में पंक्तियों और स्तंभों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है तो इसका सही उत्तर होगा एक पंक्ति एक स्तंभ। क्या, एक पंक्ति एक स्तंभ। ये पिछले वाले अगर आप किए होंगे सेशन तो उसमें आपको समझ में आया होगा। अगला है एमएस वर्ड में यदि आप किसी टेबल के भीतर टैब की दबाते हैं तो कर्सर आपको डैश पर ले जाता है, किस पे ले जाता है तो अगला कॉलम पे ले जाता है। अगला प्रश्न है कि एमएस वर्ड 2016 में डैश मेनू आइटम के अंतर्गत इंसर्ट फुटनोट विकल्प दिखाई देता है तो इसका सही उत्तर होगा रेफरेंस। क्या, रेफरेंस, ठीक है। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट पर संचार के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है तो इसका सही उत्तर होगा टीसीपी या आईपी। क्या, टीसीपी या आईपी। कहने का मतलब ये है कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल का क्या करना पड़ता है, प्रयोग करना पड़ता है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 6 प्रोटोकॉल पते का आकार क्या है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 128 बिट्स। कितने, 128 बिट्स है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2010 में होम टैब के किस ग्रुप में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स उपलब्ध है तो इसका सही उत्तर होगा कौन सा, इसका सही उत्तर हो जाएगा फॉन्ट। क्या, फॉन्ट। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है एमएस एक्सेल 2010 में निम्न प्रकार के परिणाम क्या होंगे, जैसे बराबर दिया है राउंड, इतना बराबर राउंड, यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा टाइप बराबर क्या राउंड। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिखना चाहिए इसको टाइप। क्या, टाइप बराबर क्या राउंड, यानी इसका मान कितना होगा 1.7 के बराबर लगभग विकल्प 167। यहाँ पे हम एक साथ कर दिए 167, विकल्प 3 सही होगा।
आइए इस सेशन का आखिरी प्रश्न को देखिए। कह रहा है कि MS वर्ड 2007 में वर्तमान स्थिति से वर्तमान लाइन के अंत तक टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए निम्न में से किस कीवर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा Shift+End। ठीक है, देखिए इसके बारे में थोड़ा विशेष जानकारी दे देते हैं। शॉर्टकट कुजी जो फंक्शन है ना उसके बारे में, जैसे देखिए Shift+End दबाइएगा तो वर्तमान स्थिति से लाइन के अंत तक की हाइलाइट्स होगा। Shift+Home दबाइएगा तो लाइन की शुरुआत में चयन कर लीजिएगा। Ctrl+Home दबाइएगा तो डॉक्यूमेंट के शुरुआत में ले जाइएगा। अब देखिए Ctrl+End दबाइएगा तो दस्तावेज के अंत में ले जाइएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। और जो अपने व्यूअर और सब्सक्राइबर हैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, यहाँ पे आंसर की डाला गया है और हाँ जो हम आंसर की खुद लगाते हैं उस पर विशेषकर ध्यान दीजिएगा, कभी कभी एरर भी रहता है इसमें। और आंसर की इसलिए डाल दिया गया ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। तो चलिए प्लीज़ अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिए, मस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।